प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। खालिद साहब, ये जो हाल ही में कुछ खबरें या ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें थी, नो डाउट उसको बड़ा सराहा जा रहा है, लेकिन एक जो परसेप्शन ये थी कि अब इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ मुआहदा होना है और शायद ट्रम्प साहब खुद आएँ और दस्तखत हों, लेकिन दूसरी तरफ एक परसेप्शन ये है या कुछ खबरें ये भी आ रही हैं या बयानात ये भी आ रहे हैं कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं उसका मामला है, न्यूक्लियर का, मिसाइल का जो मामला है, अभी बहुत से इन इश्यूज समेत ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात होनी है। तो आप समझते हैं कि अभी वाकई ये जो ट्रम्प साहब ने कहा था कि उनका वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, तो अभी इससे यही समझा जाए कि अभी मुज़ाकरात होने हैं, मुआहदे में अभी थोड़ा टाइम लगना है? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, ये उसी की मैनिफेस्टेशन लगती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में, तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक चीज़ें स्मूथ हो गई थी। लास्ट मिनट एक जो उनके जी। क्रिटिक भी कहते हैं, और मेरा भी ये शायद ख़्याल, मैं एग्री करूँगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जितना चाहते हैं अपनी टेन्योर को ग्लोरीफाई करना, वो चाहते हैं मैं यादगार सदर के तौर पर रखा जाऊँ। ये वो सदर है जिसने कहा था कि हम शायद स्टूपिड थे जो जंगों में जाते थे, अपने सोल्जर्स भेजते थे जब उन्हें इलेक्शन लड़ना था। तो अब आपने देखा कि क्या सिचुएशन है। अब परसीव किया जा रहा है ग्लोबली उनको कि वो मैन ऑफ वॉर हैं, मैन ऑफ पीस नहीं है। तो वो नहीं चाहते होंगे कि जेडी वैंस अगर यहाँ साइन कर भी देते पिछला एग्रीमेंट, या किसी तरह वर्केबल कर भी लेता, ईरानी काफ़ी कंफर्टेबल है उनके साथ, हम सब जानते हैं। तो अगर एग्रीमेंट हो जाता तो फिर आप देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की आने वाले 2.5 सालों में क्या रेलेवेंस रह जानी थी। नंबर 2, आपने ये देखना था कि जेडी वैंस को कहना था कि वो मैन ऑफ पीस है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है मैन ऑफ वॉर है, वो ये भी नहीं परसीव करना चाहते थे। इसीलिए आपने देखा ऑप्टिकली सही, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये मैसेज दिया कि मैं खुद इस्लामाबाद चला जाता हूँ। तो आई थिंक वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं दुनिया की इकोनॉमी को, ऑयल प्राइसेस को, और ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस जो हो रहे हैं। कभी वो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, जब वो समझते हैं कि मैंने बहुत पॉजिटिव दे दिया, शायद इसमें शिकस्त का नजर आ रहा है या शायद मैं खौफजदा हूं, तो फिर वो इतना स्ट्रांग देते हैं कि वो दूसरी तरफ काउंटर सेल्फ नेगेटिंग हो जाता है। तो इसके अंदर यही डेंजरस अभी सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक परसेप्शन बदलते बदलते कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस ना कर जाए। जैसे एक थ्रेशोल्ड हो गई है क्रॉस, ईरानियन कह रहे हैं हम आ ही नहीं रहे पाकिस्तान, तो ये एक बड़ा खतरनाक वो होगा। जी। आई थिंक इनको ईगो और सेल्फ प्राइड और वो जो है ना डिल्यूजन से निकलना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। आई थिंक अकोमोडेटिंग विन विन सिचुएशन दोनों को देनी पड़ेगी, और हमारे लिए दुनिया के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है। हमें ये फर्क पड़ता है ग्लोबली पीस हो, ऑयल प्राइसेस नीचे आए, 8 अरब की आबादी दुनिया की जो हॉस्टेज बनी हुई है इस गलत फैसले की, उससे हम बाहर निकल पाए। अच्छा, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का आपने जिक्र किया, तो अब तो ये भी कहा जा रहा है ना कि शायद बोर्ड ऑफ पीस तो एग्जिस्ट कर ही ना सके मजीद। देखिए नाज़िर साहब, बोर्ड ऑफ पीस तो पहले दिन में, ओवरऑल पीस के नाम पे कौन इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस मैंडेट के साथ बोर्ड ऑफ पीस हो सकता है ना। आप उसको एक लेजिटिमेसी तो देंगे ना। जो आपने गाजा के ठीक है। मुतालिक वो बनाया बोर्ड ऑफ पीस, और उनकी जो 70-75 हजार लोग शहीद हुए, उनकी कुर्बानी की वजह से बोर्ड ऑफ पीस बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन से भी ये कह रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एक फलस्तीनी स्टेट का तो जिक्र ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रोड मैप भी कोई नहीं है उसके अंदर, टाइमलाइन भी कोई नहीं है, और जज और ज्यूरी प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही है सारा कुछ, यूनाइटेड नेशन तो है नहीं। पहले जब भी इस तरह के होते थे, वो यूनाइटेड नेशंस का चाहे सेरेमोनियल होता था, शमूलियत होती थी। इस वक्त यूनाइटेड नेशन साइड पर है। ठीक है। कोई भी नहीं दुनिया में चाहेगा कि गाजा में अमन ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि सीज फायर और बमबारी बंद हो ना हो, गाजा में खास तौर पे। तो मैं ठीक। कई दिनों से कह रहा हूँ, जब ये बोर्ड ऑफ पीस हुआ था और सारा हुआ था, तो मैंने कहा था कि आया 75,000 लोगों ने सिर्फ सीज फायर के लिए जाने दिए कि सीज फायर हो गया तो सेलिब्रेशन शुरू कर दें। हम्म। उन्होंने इसलिए जाने दिए हैं कि उनका एक हम्म। स्टेट बनता है, पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड स्टेटेड पॉलिसी है 1967 ऑनवर्ड। हम कहते हैं कि उसी 1967 ऑनवर्ड पोजीशन पर वापस जाना चाहिए इजराइल को। तो हम उसको सपोर्ट तब करें, या हमें वो तब लॉजिकल लगे कि उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस फलस्तीनियों को मिलनी चाहिए। फलस्तीनियों के बच्चों की या उनकी नई नस्ल का ये तो नहीं किस्मत कि हर 5 साल बाद, 2 साल बाद कोई चढ़ तोड़े, आप वन साइडेड बमबारी करें, 75,000 लोगों को शहीद कर दें और कहें कि हमारा सही। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो आई थिंक उनको एक हम्म। पाकिस्तान का स्टेटेड मैं अपना बयान करना चाह रहा हूँ। हमारी पॉलिसी है कि 67 वाली जो वो है उस पर जाएं, उनको अपना पीस, अपना लैंड मिलनी चाहिए। तो ये सीज फायर पे सेलिब्रेट मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली अभी, कि जी 75,000 लोग शहीद हो गए हैं क्योंकि सीज फायर कर दिया। सीज फायर हुआ भी नहीं है, आप एग्री करेंगे। रैंडमली वो जब मर्जी बमबारी करता सही। रहता है गाजा ठीक। पर, अभी भी जड़े जानी नुकसान हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। बोर्ड ऑफ पीस अच्छी चीज है, हम्म। मेरे लिए मैटर ये करता है कि उसमें से एग्जीक्यूट क्या होगा, टेक होम क्या होगा फलस्तीनियों के लिए, दुनिया के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा खालिद साहब कि ये जो अभी अमेरिका ने कार्गो जहाज़ पर कब्ज़े की और उसकी वीडियो भी जारी की है, तो आप समझते हैं कि इस वक्त
अगर आप देखें तो पहले भी जो ईरान का मौक़िफ़ रहा था कि जो एक ट्रस्ट है उसका एक इशू अलबत्ता ज़रूर बीच में है, और पहले भी जैसे कहा गया था कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने हमला किया, और अब भी मुज़ाकरात के दौरान ही अगर ये ब्लॉकेड हुआ है, तो ये जो ट्रस्ट का इशू है सर, आपकी नज़र में इसका कोई रास्ता, इसका कोई हल आपको नज़र आ रहा है? देखिए नाज़ साहब, बहुत बुरी तरह एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं दोनों ममालिक ऑब्वियसली, और एक टर्म यूज होती है प्रिजनर्स डिलेमा, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ नौजवानों के लिए। देखिए, प्रिजनर्स डिलेमा उस फिनोमेना को कहते हैं जिसके अंदर कोई जुर्म होता है, उसमें दो लोग कंफर्म पकड़े जाते हैं ऑन साइट, दोनों को पुलिस ले जाती है, वहां जाकर लहदा बिठा के इंटेरोगेट करती है और दोनों पे प्रेशर डालती है कि सच सच बता दो वरना तुम मारे जाओगे, क्योंकि दूसरे ने सच बता दिया है। फिर दूसरे को जाके कहते हैं कि सच सच बता दो क्योंकि दूसरे ने हमें सच बता दिया। तो होता क्या है कि यहाँ तक तो प्रेशराइज कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं और आपके साथ ताउन कर लेते हैं जो मुजरिम या मुलजिम होते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस का बंदा मिल जाए बीच में, वो जाके दोनों को कहे कि तुमने बता दिया तब भी तुम्हें फांसी हो जानी है, तुमने ना बताया तब भी फांसी हो जानी है, तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे इजराइल शो स्पॉइलर है, ये प्रिजनर्स डिलेमा है जिसके अंदर एक थर्ड फोर्स जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प को कह देती है कि जनाब आप तो बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, आप तो लगता है हार चुके हैं जंग मेंटली। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं चलो जी ब्लॉकेड कर दो, काउंटर ब्लॉकेड कर दो। वो कहते हैं जी कर दिया, कहते हैं अब जहाज भी पकड़ के दिखाओ। अब वीडियो रिलीज करने में कौन सा एक सेंस ऑफ प्राइड नजर आता है? मुझे नहीं नजर आता कुछ भी। ये एक टैक्टिकल सी छोटी सी मूव है जिसके अंदर आप सिर्फ एम्बैरस करना चाहते हैं ईरान को और अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को वहां बैक होम बताना चाहते हैं, ओपिनियन बदलना चाहते हैं कि हम बहुत एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग पोजीशन से नेगोशिएशन में जा रहे हैं, ना कि ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन से जा रहे हैं। तो आई थिंक वो परसेप्शन को बिल्ड करने के लिए एक थ्रेशोल्ड टच हो रही है जो बड़ी खतरनाक है। चलें, ठीक है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, चिश्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुज़ाकरात के हवाले से जैसे ही ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान सामने आया कि ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, और इसी के साथ साथ जो अमेरिका ने जहाज़ पर हमले और कब्ज़े की वीडियो भी जारी की है, उस पर चीन ने भी अपना बयान जारी किया और उस पर तशवीश का इजहार भी किया है। और दीगर जो ममालिक हैं वो भी इस मामले को सिफारतकारी के ज़रिए हल पर ज़ोर दे रहे हैं, और पाकिस्तान की जानिब से भी इस सारी सूरत हाल के बाद अब जो राब्ते हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं कि किसी तरह ये मामला हल हो, और जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होना है जिसकी तैयारियाँ तकरीबन जो है वो आखिरी मराहिल में हैं, तो वो भी किसी तरह यकीनी बनाया जा सके। अब देखना ये होगा कि जो राब्ते इस वक्त हो रहे हैं उसके बाद ईरान का मौक़िफ़ क्या सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।